अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर में चार्ल्स लॉ। और लास्ट लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने जो है वो बॉयल्स लॉ ने रिलेशनशिप स्टडी किया था वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर में। तो आज हमने चार्ल्स लॉ पढ़ना है। जैसे बॉयल्स लॉ था कि बॉयल ने रिलेशनशिप को स्टडी किया था, इसी तरह चार्ल्स जे चार्ल्स ने 1787 में जो है वो गैस के वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर में जो है वो रिलेशनशिप स्टडी किया। और उसके बाद फिर उसने अपना एक लॉ प्रेजेंट किया जिसको हम कहते हैं चार्ल्स। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि चार्ल्स लॉ है क्या। The volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature if the pressure is kept constant। अब यहाँ पे उसने कहा क्या कि हमारे पास जो है वो गिवन मैस ऑफ अ गैस है, ठीक है। उसका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और यहाँ पे हमने प्रेशर कांस्टेंट रखना है। जबकि बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, लेकिन यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अब जो गिवन मैस ऑफ अ गैस है, मतलब आपके पास कुछ भी गिवन है, आपके पास 1 kg है, 2 kg है, जितना भी है, यानी जो भी आपके पास अवेलेबल है, गिवन है, वो आपका गिवन मैस होगा, गिवन मैस ऑफ अ गैस। अब हम देखें कि जो वॉल्यूम है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। लेकिन ये रिलेशनशिप यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तभी होगा जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा होगा तब ये क्वांटिटीज़ जो है वो साथ साथ इंक्रीज़ होंगी। अगर एक डिक्रीज़ होगी तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। तो सपोज़ कि हमारे पास जो है वो गिवन मैस ऑफ अ गैस है, और हमने देखा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं, ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। अब एक तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, दूसरा ये रैंडम मोशन करते हैं, कोलिजन करते हैं। अब तीसरी चीज़ कि ये कोलिजन क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस वजह से। अब सपोज़ कि मेरे पास गैस सिलेंडर है, इसको मैं हीट प्रोवाइड करूँगी। अब जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो इनकी जो रैंडम कोलिजन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। रैंडम कोलिजन्स ज़्यादा होंगी, दैट मीन्स के गैस का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमने देखा वही जो चार्ल्स ने बात की कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी हमने जैसे हीट दी तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, कोलिजन हुई, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, ठीक है। तो लेकिन ये तब होगा जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक हो गया। अब हम इसके रिलेशनशिप को देखते हैं, यानी इक्वेशन को। तो v हमारे पास हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो अब जब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के। तो v इज़ इक्वल टू के एंड टी। अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट जो है वो के की वैल्यू क्या होगी, टी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा वी ओवर टी इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें हमारे पास वॉल्यूम हो गया गिवन मैस का, गिवन जो हमारे पास गैस है, ठीक है। और उसका हमने जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड किया। अब जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड किया हमने, वो हमारे पास हो गया T1, और जो वॉल्यूम था हमारे पास, ठीक है, गिवन मैस ऑफ गैस का, ठीक है, वॉल्यूम, वो हमारे पास हो गया V1। अब जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, ठीक है, तो हमारे पास जो है, अब जो आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद या डिक्रीज़ किया वो आपका T2 होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ वो आपके पास हो जाएगा V2। तो हमारे पास इक्वेशन यूँ बन जाएगी कि V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू V2 ओवर T2।
यानी V1 इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर एंड V2 एंड T2 इनिशियल फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल टेम्परेचर। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है, ठीक है। अब हमने देखना है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, यानी एक्सपेरिमेंटली चार्ल्स ने जो है वो इसको कैसे प्रूव किया। तो इसके लिए क्या किया कि एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर के नीचे हीट जो है वो ऑन कर दी और सिलेंडर को ऊपर से हमने सील कर दिया और इसके ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है वो पिस्टन जो है वो फ्रिक्शन लेस पिस्टन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो पिस्टन ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे हम जो हीट अप्लाई कर रहे हैं ना वो से हम इनिशियल टेम्परेचर यहाँ T1 कह लेंगे और वो है जी 25 डिग्री हम हीट दे रहे हैं और 25 डिग्री पे जो वॉल्यूम होगा वो होगा 50 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से इंक्रीज़ करें 100 डिग्री, तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे हमारे पास जो वॉल्यूम होगा V2 वो होगा 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो चीज़ हमने पहले डिस्कस की हुई थी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम जो है वो साथ साथ इंक्रीज़ होगा। यानी होगा क्या कि जैसे ही हीट इंक्रीज़ होगी तो जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो जो कोलिजन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स या रैंडम मोशन वो भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और प्रेशर इनसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्रिक्शन लेस पिस्टन है वो अपवर्ड मूव करेगा ऑटोमेटिकली और जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है कि प्रेशर अंदर कैसे ज़्यादा डेवलप होगा। तो जब हम टेम्परेचर देंगे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कोलिजन मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होगी। जब एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स का टकराव ज़्यादा होगा तो वो सिलेंडर की वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो हमारे पास प्रेशर होता है। इस तरह जितनी कोलिजन्स होंगी उतना ज़्यादा प्रेशर अंदर डेवलप होता जाएगा और तो जब प्रेशर अंदर डेवलप होगा ज़्यादा तो पिस्टन जो है फ्रिक्शन लेस पिस्टन वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो गैस मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा चार्ल्स लॉ ख़त्म हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे चार्ल्स लॉ से रेलिवेंट हैं जो बुक से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब एट -30 डिग्री। If gas is allowed to expand up to 700 centimeter cube at constant pressure, find out its final temperature. अच्छा जी, तो हमारे पास डेटा यहाँ पे क्या हो गया, हमने ऑक्सीजन का सैंपल लिया और जिसका वॉल्यूम जो है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब हो गया और जो इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास वो हो गया -30 डिग्री। अब टेम्परेचर जब भी सेल्सियस में हो तो उसको हमने केल्विन में चेंज कर लेना है। तो चेंज कैसे करेंगे कि जितना भी आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर होगा उसको आप 273 में प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने -30 मैंने साथ मेंशन कर दिया है, -30 + 273 करेंगे तो रिज़ल्ट में हमारे पास आ जाएगा 243 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। उसके बाद हुआ क्या कि गैस मॉलिक्यूल्स जब एक्सपेंड हुए तो कितने उनका वॉल्यूम जो है वो कितना इंक्रीज़ हुआ, 700 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमारे पास V2 जो है वो 700 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और ऑब्वियसली वॉल्यूम तभी इंक्रीज़ हुआ है जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज़ किया, फाइनल टेम्परेचर हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे, चार्ल्स लॉ की इक्वेशन यूज़ करेंगे V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2। लेकिन हमने चूँकि टेम्परेचर फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर,
तो यहाँ पे हमने T2 फाइंड करना है। तो T2 को हम चेंज करके, जैसे हमने बॉयल्स लॉ में चेंज किया था, तो फाइनल जो इक्वेशन हमारी आएगी T2 इज इक्वल टू V2 इंटू T1 ओवर V1। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम जो है वो T2 फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखें जी, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 700 इंटू 243 ओवर 250 इज इक्वल टू 680.4 केल्विन। इतना टेम्परेचर हमने अप्लाई किया था तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। अब इसी तरह सेकंड एग्जांपल है हमारे पास। अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 160 सेंटीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री। इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड टू 100 डिग्री, कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये भी बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है। तो इसमें भी हमारे पास डाटा जो है वो गिवन है। V1 हमारे पास 160 क्यूबिक सेंटीमीटर, T1 30 डिग्री। उसी तरह हम इसको 273 में प्लस कर लेंगे तो 303 केल्विन आ जाएगा। और T2 हमारे पास 100 डिग्री है। V2 हमने फाइंड करना है। तो उसी तरह इक्वेशन को आप चेंज कर लेंगे, यानी कि V2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 ओवर T1। इस इक्वेशन को यूज़ करके वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल वॉल्यूम V2 यानी फाइनल वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा कि हमने टेम्परेचर रेज़ किया तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना आया। तो यहाँ पे हमारा चार्ल्स लॉ कंप्लीट हो गया, उसकी एग्जांपल्स भी हमने कर ली। और यहाँ आपने न्यूमेरिकल लिख के एक फार्मूला, उसमें वैल्यूज़ खुद पुट करके इसको आप अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।